Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science Oza sir. In this video we will discuss about some special points from the history of class 10th, and the name of the chapter is the age of industrialization. And in this chapter we will discuss about a subtopic named as market for goods. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री के द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर के एक टॉपिक जिसका नाम है मार्केट फॉर गुड्स, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स को समझेंगे। ये स्पेशल नोट्स हैं, इसमें आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स NCERT के बुक के निचोड़ हैं। इस टॉपिक में जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं, जो समरी है, जो सारांश हैं, उनको हमने यहाँ लिखा है और उस पर डिस्कस करेंगे। इससे आप लोगों की तैयारी आसानी से हो जाएगी और आप इसको कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है। तो आइए शुरू करते हैं हर पॉइंट को डील करना। पहला पॉइंट है, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स अटेम्प्टेड टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट, बट इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स resisted colonial controls, demanded tariff protection, created their own species and tried to extend the market for the produce. जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, जो ब्रिटेन के उद्योगपति थे, उत्पादक थे, उन्होंने प्रयास किया भारतीय बाजार पर अपना कब्जा जमाने का, लेकिन जो इंडियन वीवर्स थे, जो इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, जो भारतीय बुनकर थे और जो भारतीय कारीगर थे, जो ट्रेडर्स थे और जो उद्योगपति थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने इस औपनिवेशिक नियंत्रण के विरोध में अपनी संस्थाओं को बनाया और उन्होंने डिमांड किया टैरिफ प्रोटेक्शन का, अर्थात इंपोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क बढ़ाने का, ताकि भारत में विदेशों से कपड़े न आ पाएँ, विदेशी वस्तुएं न आ पाएँ और भारतीय बाजार में भारतीय वस्तुओं की बिक्री हो सके। और इसके लिए दे क्रिएटेड देयर ओन स्पेसेस, उन्होंने अपने लिए जगह बनाई, एंड ट्राइड टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर द प्रोड्यूस, और उन्होंने प्रयास किया ताकि उनके उत्पाद के लिए बाजार का विस्तार हो सके। तो इस तरह से ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, But when new products are produced, people have to be persuaded to buy them. लेकिन जब नए प्रोडक्ट्स को बनाया गया, नए उत्पादों को उत्पादित किया गया, तो उस समय लोगों को, जो लोग उन वस्तुओं को खरीदने वाले या कंज्यूमर थे, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए आवश्यकता महसूस की गई, ताकि उनको इस बात के लिए कन्विंस किया जा सके कि वह नए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट कहता है, वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। जो एक रास्ता था जिसके द्वारा नए कंज्यूमर्स को बनाया जाता था या बनाया जाता है, वह क्या है, एडवर्टाइजमेंट्स, अर्थात प्रचार। एक तरीका यह था प्रचार, जिसके द्वारा नए कंज्यूमर्स को मोटिवेट किया जाता है ताकि वह नए उत्पादों को खरीद सकें। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिज़ायरेबल एंड नेसेसरी। जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जो प्रचार होते हैं, वह उत्पादों को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि उत्पाद लगते हैं कि वह अत्यंत ही आवश्यक हैं और उनकी आवश्यकता इतनी अधिक है कि उनके बगैर काम करना मुश्किल हो सकता है। दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स। यह जो एडवर्टाइजमेंट हैं, वह लोगों के माइंड को शेप करने का काम करते हैं, उसका प्रयास करते हैं और लोगों के अंदर एक नई ज़रूरत उत्पन्न कर देते हैं। यह एडवर्टाइजमेंट्स लोगों को इस बात के लिए कन्विंस कर देते हैं कि यह नई वस्तु उनकी आवश्यक सामग्रियों में से एक है। अगला पॉइंट है,
When Manchester industrialists began selling cloth in India, जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़े बेचने शुरू किए, दे पुट लेबल्स ऑन द क्लॉथ बंडल्स, तो उन्होंने क्या किया, लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपने कपड़ों के बंडल पर अलग अलग लेबल लगाने शुरू कर दिए। द लेबल वॉज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द नेम ऑफ द कंपनी फैमिलियर टू द बायर। और यह जो लेबल थे वो इसलिए भी ज़रूरी थे, आवश्यक थे, ताकि लोगों को उस वस्तु के बनने का स्थान और उस वस्तु को बनाने वाली कंपनी का नाम लोग जान जाएं, तो उस उत्पाद के उत्पादन स्थल और उस कंपनी का नाम जिसने उस उत्पाद को बनाया था, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए बंडल पर लेबल्स लगाए जाते थे। अगला पॉइंट है, बट लेबल्स डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट्स, लेकिन जो लेबल्स हुआ करते थे उसमें केवल शब्द और अक्षर ही नहीं थे, दे ऑल्सो कैरिड इमेजेस एंड वेर वेरी ऑफन ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। और वह जो लेबल्स थे उन पर इमेजेस अर्थात चित्र भी बहुत सुंदरता पूर्वक बनाए गए होते थे। यह सब कार्य इसलिए होता था ताकि उस विशेष उत्पाद को, उस नए उत्पाद को लोगों के नज़र में और अधिक भव्य बनाया जा सके, लोगों को मोटिवेट किया जा सके कि वह उन उत्पादों को खरीदें, उनका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पॉइंट है, इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेजेस रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दिस लेबल्स। इन लेबल्स पे भारतीय देवताओं और देवियों की जो पिक्चर्स थे, उन चित्रों को भी, भारत के देवताओं और देवियों के चित्रों को इन लेबल्स पर बनाया जाता था, उनके चित्र इस पर बनाए जाते थे। और इट वाज एज इफ द एसोसिएशन विथ गॉड्स गेव डिवाइन अप्रूवल टू द गुड्स बीइंग सोल्ड। और इसकी एक वजह यह थी कि इन देवी देवताओं के चित्रों के बहाने निर्माता ये दिखाने का प्रयास करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उन चीज़ों को ही खरीदें जो चीज़ें अभी मार्केट में बिक रही हैं, जिन पर उनके चित्र लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग तरीका था लोगों को मोटिवेट करने का, लोगों को प्रेरित करने का, ताकि वो नए उत्पादों को खरीद सकें। अगला पॉइंट देखते हैं। 7वां पॉइंट है, बाय द लेट 19th century manufacturers were printing calendars to popularize their products। 19th century के अंतिम वर्षों में जो उत्पादक थे वह अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। और क्या किया, दे वेयर हंग इन टी शॉप्स एंड इन पुअर पीपल्स होम्स जस्ट एज मच एज इन ऑफिसेज एंड मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स। यह जो कैलेंडर हुआ करते थे, यह चाय की दुकानों, दफ्तरों अर्थात ऑफिसों और मध्यम वर्गीय घरों में लटके रहते थे। वहाँ इनको हैंग किया जाता था ताकि इनके प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज किया जा सके, उनको लोकप्रिय बनाया जा सके। इसके लिए एक नई तकनीक लगाई गई कि कैलेंडर छपवाने का काम शुरू किया गया। अगला पॉइंट है, जो 8th नंबर पॉइंट है, वो कहता है, लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड्स, फिगर्स ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनेजेस ऑफ एम्पेयर्स एंड नवाब्स एडोर्न्ड एडवर्टाइजमेंट एंड कैलेंडर्स। देवी देवताओं के चित्रों की तरह से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों या नवाबों के चित्रों को भी विज्ञापनों और कैलेंडरों में खूब अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता था। उनका भी प्रयोग ये करते थे लोगों को मोटिवेट करने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए। द मैसेज वेरी ऑफन सीम्ड टू से, इफ यू रेस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रेस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट। और इन तस्वीरों का मैसेज क्या होता था, इनसे क्या संदेश जाता था लोगों तक, तो वह संदेश था कि अगर आप
इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान करें। इट इज़ योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह की भावनाओं को जगाकर, इस तरह के तरीकों से लोगों को मोटिवेट करके वह अपने उत्पादों को, अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज किया करते थे। When Indian manufacturers advertised, the nationalist message was clear and loud. जब भारतीय जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो भारतीय उत्पादक थे, जो भारतीय निर्माता थे, उन्होंने विज्ञापन बनाए तो उन्होंने उसमें राष्ट्रवादी संदेशों को भी साफ साफ स्पष्ट रूप से उजागर किया। इन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के एडवर्टाइजमेंट में राष्ट्रवादी संदेश साफ साफ दिखा करते थे और इनका मुख्य अर्थ यह था कि यदि आप राष्ट्र की परवाह करते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। और धीरे धीरे यह जो एडवर्टाइजमेंट थे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जो किए जाते थे, यह स्वदेशी मूवमेंट के एक संदेशवाहक बन गए। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं इस टॉपिक में, जो टॉपिक है मार्केट फॉर गुड्स। और इसी टॉपिक के आसपास, इन्हीं मेन पॉइंट्स के आसपास आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इनको पूरी तरह ठीक से समझें और जहाँ समस्या हो आप हमको मैसेज करें, मैं आपको इनके जवाब दूंगा, आपको स्पष्ट कर दूंगा और आप अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।